हाउ टू शो फंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन जो हर एक बंदे के मन में आता है जब वो अपनी ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल अप्लाई करते हैं। आज मैं आप सबको एक डिटेल्ड वीडियो देने वाला हूं जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरह से अपने फंड दिखा सकते हो, कौन कौन आपके फंड दिखा सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर फैमिली से तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, बिजनेस फैमिली से तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, किस किस तरह के फंड्स आप दिखा सकते हो, कौन कौन से बैंक ऑस्ट्रेलिया में ऑथोराइज्ड हैं, कौन कौन से नहीं ऑथोराइज्ड हैं, किस किस तरह के एजुकेशन लोन आपको सबको मिल सकते हैं, कौन कौन से बैंक आपको एजुकेशन लोन देगा। तमाम तरह की बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। यार इस वीडियो को मेहनत करके दिलो जान से बनाया गया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको 101% जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी और इतनी डिटेल्ड वीडियो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाई होगी। ये वादा रहा मेरा आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से सारे डाउट्स निकल जाएंगे फंड से रिलेटेड और आपको कहीं कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और छोटा सा सब्सक्राइब बटन भी दाब देना। यार मुझको उससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूं फ्यूचर में। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स डीप डाउन इनटू द वीडियो। तो हाँ जी दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। आपको मैं बताने वाला हूं internationalbateं.com की हेल्प से कि आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। उसके लिए पहले आपको आना होगा गूगल पर, वहां पर लिखना होगा internationalbateं.com। जैसे आपके सामने चल रही स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाया गया है, आप बिल्कुल वैसे स्टेप फॉलो करना। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है internationalbateं.com। आपके सामने कुछ रिजल्ट्स शो होंगे। जो पहली वेबसाइट है internationalbateं.com, आपको उस पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट में मैंने फुल आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि बंदों को किस किस तरह से मैं हेल्प कर सकूं, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, यूरोप के लिए, एशिया के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड आपको मिल जाएगा। न्यूजीलैंड से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर ईजिली शो हो जाएंगे। यूरोप के आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि यूरोप में किस किस तरह के वीज़ाज ओपन हो रही हैं, यूरोप में किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बंदों के लिए आ रही हैं। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए आपके वीज़ाज ओपन हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ऑल वीज़ा थिंग्स में आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट अदर कंट्रीज़ जो फैक्ट्स रिलेटेड कंट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कंट्री के रिलेटेड। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारा फंड्स के ऊपर है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डीप डाउन इनटू द फंड्स। तो आते हैं हम अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली कैटेगरी पर। वैसे तो आपको यहाँ पर फ्रंट पे शो हो जाएगा हाउ टू शो फंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा, पर अगर आपको यहाँ पर शो ना हो तो आपको साइड में सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है। आपको सर्च करना है सिंपली फंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही आप फंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया सर्च करोगे वैसे आपके सामने ये आर्टिकल निकल के आ जाएगा जिसमें मैंने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे और किस किस कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको फंड्स दिखाने होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। रीड मोर पर क्लिक करेंगे, हम आ जाएंगे अपने आर्टिकल के अंदर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इस आर्टिकल में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको उसका ओवरव्यू लेना है कि मैं क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं तो आप लास्ट तक बने रहें। मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू शो फंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा। आप किस तरह कौन कौन से फंड्स रिक्वायर्ड होंगे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए, आप किस तरह फंड्स दिखा सकते हो अपने। हाउ मच डू सिंगल मैरिड कपल्स विद बेबी नीड टू शो द फंड्स। अगर कोई बंदा सिंगल है यार, कोई बंदा कपल है, कोई बंदा जिसके कपल आ रहे हैं उनके साथ बेबी है, बेबी अगर 5 साल से बड़ा है, बेबी अगर छोटा 5 साल से नीचे, तो कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, टोटल कितने फंड्स आपको सबको रिक्वायर्ड होंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट टू शो द फंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। सोर्सेज ऑफ फंड्स विद देयर वैलिड डॉक्यूमेंट्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर बच्चे फंसते हैं और मेजोरिटी बच्चों के वीज़ा रिजेक्ट इसी कारण से होते हैं कि भाई बंदे अपने फंड्स के डॉक्यूमेंट्स वैलिड प्रूफ नहीं कर पाते। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स जो बंदे दिखा सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डॉक्यूमेंट। अगर आपके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप उनकी पे स्लिप्स, अगर आप उनके डॉक्यूमेंट शो कर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। मेजोरिटी हमारे जो बंदे हैं वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय अगर है, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। किसी की प्रॉपर्टी सेल हुई है, किसी का इंश्योरेंस है, किसी का गोल्ड लोन है, किसी के पास म्यूचुअल फंड्स हैं, किसी के पास शेयर हैं, किसी के पास एफडी है, आरडी है, क्या ये वैलिड है ऑस्ट्रेलिया में या नहीं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। आपका भाई आपके लिए सब कुछ क्लैरिफाई करके रख देगा। तो पहला भाई हमारा मेजोरिटी सेक्टर है फंड्स, हाउ टू शो फंड्स। पहले यार देखो यार फंड्स होते क्या हैं। फंड्स बेसिकली यार होता है आपका 1 साल की ट्यूशन फीस प्लस 1 साल का लिविंग एक्सपेंस प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लस आपका ट्रैवल फेयर। एयर फेयर में आपको क्या आता है, एयर फेयर में ये मांगते हैं कि आपके पास जाने के टिकट के पैसे हों, आने के टिकट के भी पैसे हों।
तो वैसे ही अगर हम देखें तो आपका जो 1 साल का लिविंग कॉस्ट है वो यहाँ पर लगभग कितना है, तो वो है 24,505। लास्ट ईयर तक ये था 21,041, पर इस साल ये अपडेट हो चुका है जो कि है 24,505। अब बात करते हैं आप फंड्स किस किस तरह दिखा सकते हो। देखो, दो तरह के फंड्स होते हैं। एक तो होता है सेल्फ, अगर आप खुद फंड्स दिखाना चाहें। एक होता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन भी एक बेटर वे है, पर उससे आपकी सिर्फ स्टडीज ही स्पॉन्सर हो सकती हैं। मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप सेल्फ की तरफ ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जिससे एम्बेसी को भी ये लगे कि भाई बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। फंड शो करने का मेन रीज़न एम्बेसी की नज़र में सिर्फ एक है कि आप अपनी फैमिली से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं। फंड्स बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको ध्यान रखना है उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब बात रही हमारी हाउ मच फंड्स डू सिंगल, मैरिड एंड कपल्स विद बेबी रिक्वायर्ड। अगर आप एक सिंगल है, मेजोरिटी हमारे जो बंदे बैचलर्स के अंदर आते हैं वो सिंगल, आफ्टर 12 तो बंदा सिंगल ही होगा। सिंगल आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे? 1 साल का स्टडी एक्सपेंस जो कि है हमारा $25,000 से लेकर $30,000, जो कि एक यूनिवर्सिटी की मिनिमम बैचलर्स की फीस है, या फिर आप मास्टर्स की फीस भी लगा सकते हो उसके अंदर, जो 30,000 से 35,000, वो डिपेंड करेगी अपने अपने हिसाब से। उसके बाद 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो कि है 24,505। उसके बाद है आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो कि है $2,000 का। आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो कि है गोइंग प्लस रिटर्न, जिसका ये मतलब है कि आपके जाने की टिकट और आपके वापस आने की। अब आप कहोगे वापस आने की क्यों? जब भी ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेती है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछती है, क्या आप स्टडीज करके वापस आओगे? अगर आपने बोला नो, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो। अगर आपने बोला यस, तो उनको ये होता है कि चलो बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है, पढ़ के चला जाएगा, तो उसमें आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप अपनी रिटर्न के टिकट के पैसे भी साथ अपने लेकर आओ। तो उसके आपके होंगे 4,000, यानी 2,000 जाने का, 2,000 आने का। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका $55,000 से लेकर $60,000 तक। ये होता है लगभग 28 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप स्पाउस वीज़ा पर आना चाहते हैं, अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं, तो आपकी कितनी फंड्स आपको शो करने होंगे अपने अकाउंट के अंदर। तो आपको देखना होगा 1 ईयर का स्टडी एक्सपेंस, जो कि वही सेम यूनिवर्सिटी वाले बंदे का, जो कि बंदा स्टडी पे आ रहा है। डिपेंडेंट का अलग है, जो बंदा स्टडी पे आ रहा है स्पाउस के अंदर, उसमें जो स्टडी का एक्सपेंस वो सेम होगा। 1 साल का स्टडी एक्सपेंस 25,000 से 30,000, लिविंग कॉस्ट 24,505, हेल्थ इंश्योरेंस 2,000, ट्रैवल एक्सपेंस वही 4,000। अब जो डिपेंडेंट की लिविंग कॉस्ट है, जो उसके साथ बंदा आ रहा है, चाहे तो या वाइफ स्टडी पे होगी, उसका जो हस्बैंड होगा वो स्पाउस डिपेंडेंट होगा, या तो हस्बैंड स्टडी पे होगा, वाइफ डिपेंडेंट होगी, तो उसी हिसाब से डिपेंडेंट की लिविंग कॉस्ट कितनी है? $7,362। और डिपेंडेंट की एयर फेयर सेम 4,000, तो टोटल कॉस्ट होगी हमारी 66,000 से लेकर 71,000 तक। और ये हमारा होता है लगभग 32 लाख से लेकर 35 लाख तक। अगर कोई कपल ऐसा है जिसके पास बेबी और वो बेबी को साथ अपने लेकर आना चाहता है, वैसे तो वीज़ा चांसेस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि आपकी फाइल लग जाएगी, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तब आपको किस तरह फंड्स रिक्वायर्ड होंगे? कपल वाले सारे सेम रहेंगे जो कि मैंने आपको बताया था पहले। अगर आपका बेबी 5 साल या 5 साल से बड़ा है, तो आपके टोटल एक्सपेंसेस जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वो हैं $82,000 से लेकर $87,000 तक, यानी कि लगभग 45 लाख रुपए तक। पर अगर आपका बेबी 5 साल से छोटा है, तो आपके वही घटकर हो जाएंगे 38 लाख से लेकर 40 लाख तक। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है हमारा व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट टू शो द फंड्स इन ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा में आपको क्या क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको फंड्स ऑस्ट्रेलिया में शो करने होंगे। अब जब भी बंदा ऑस्ट्रेलिया में आता है ना यार स्टडी की वीजा पर, एमएससी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं अगले साल भी अगर आपको जॉब ना मिले तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, आपको बोलती है आप 70% ऑफ योर फंड्स आपकी जो स्पॉन्सर कर सकती है वो आपकी इमीडिएट फैमिली, जिसमें आते हैं आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस है तो वो, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी। ठीक है, ये आपको 70% ऑफ अमाउंट आपके स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब कि 70% ऑफ योर टोटल फंड इनके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इसके साथ साथ 30% आपके अंकल आंट, जो आपके क्लोज अंकल आंट्स हैं, जैसे कि अंकल आंट में ताऊ भी आ गया, चाचा भी आ गया, फुफ्फा भी आ गया, बुआ भी आ गई, चाची भी आ गई, तो ये सब मिला के, मामा मामी सब मिला के आपके 30% फंड्स आपको शो कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, एमएससी ये सोचती है कि अगर आप 70% ऑफ फंड्स आपके अंकल आंटी दिखा रहे हैं, तो एमएससी ये सोचेगी क्या उनके खुद के बच्चे नहीं है,
क्या वो सारे फंड्स आप ही को क्यों दिखा रहे हैं? तो इसकी वजह से आपका जो केस है वो वीक कैटेगरी में फॉल होता है। इसलिए आपको प्रेफर किया जाता है कि आप 70% ऑफ योर फंड्स आपने दिखाओ पेरेंट्स के अकाउंट में और 30% आप दिखाओ अपने कजन्स के या रिलेटिव्स के अकाउंट में। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है फंड्स की? फंड्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जिसमें हर एक बंदे का क्वेश्चन आता है कि भाई क्या फंड्स 3 महीने पुराने होने जरूरी हैं? हाँ जी बिल्कुल, 3 महीने पुराने फंड्स होने जरूरी हैं। इसलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जब आप आइल्स करते हो ना तो साथ साथ अपने खाते में फंड्स डलवा लो, जिससे आपके आइल्स करते करते थोड़े फंड्स पुराने हो जाएं और उसके बाद फिर आप जब ऑस्ट्रेलिया के फाइल अप्लाई करो तो उस टाइम तक आपके फंड्स 3 महीने ओल्ड हों। क्योंकि 3 महीने ओल्ड होने पे ना यूनिवर्सिटी आपको प्रूफ नहीं मांगती कि आपके फंड्स का प्रूफ दिखाओ, ठीक है। मेजोरिटी केसेस में प्रूफ नहीं मांगती यूनिवर्सिटीज, पर हाँ कुछ है यूनिवर्सिटी जो आपके प्रूफ मांग लेती हैं। तो आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको 3 मंथ पुराने फंड्स चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि अगर आपके फादर बिजनेसमैन है, मोस्टली अगर बिजनेसमैन फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हो तो आपके ट्रांजैक्शन अदला बदल होती हैं, यानी कि आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन डेली बदौर पे हो रही है, मंथली बदौर पे हो रही हैं, तो आपको उसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आप 3 महीने पुराने रखो या कुछ ऐसे वगैरह। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि आपके फंड्स रियली एक्सेसिबल हों, जिसका ये मतलब है कि आपके पास अपने फंड्स जेन्युइन होने चाहिए। यूजुअली हमारी कंट्री में क्या होता है कि कोई बंदा ना अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखता। अब यहाँ पर हमारी एक रिक्वायरमेंट और होती है, जैसे कि अगर आपके पास खाते में पैसे नहीं पड़े अपने, आप हेक्टिक अमाउंट ऑफ मनी कहीं और से डलवाते हो अपने खाते के अंदर, आप एकदम से किसी से पैसे लेकर डलवाते हो, भारतीय से पैसे ले लिए, गोल्ड लोन ले लिया, कुछ लोन वगैरह ले लेकर अपने पैसे डलवा दिया अपने खाते में, पर्सनल लोन ले लिया, अपने खाते में पैसे आपके आ गए पर वो फ्रेश है, वो 3 महीने पुराने नहीं है, तो उसके लिए आपको चाहिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स। आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए या फिर सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए कि आपके पास वो पैसे कहाँ से आए। अब स्क्रीन पर देखते हैं हम कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या क्या हो सकते हैं और वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उस चीज़ के। तो लेट्स डीप डाउन। पहली बात तो जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है फंड्स शो करने का, उसमें 3 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि ये 3 डॉक्यूमेंट आप अपनी फाइल में इंक्लूड करो ही करो, इससे आपके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहली चीज़ है पैन कार्ड। पैन कार्ड तो भाई मैंडेटरी है, पैन कार्ड आपका पहचान है, पैन कार्ड आपको अप्लाई जरूर कर देना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं किया, और साथ में अपनी फाइल में इंक्लूड भी करें। दूसरी चीज़ है भाई ITR। ITR यार बंदे बोलते हैं कि हमने ITR नहीं भरी, 3 साल हो गए हमने ITR नहीं भरी, अब हम अचानक ITR भरेंगे तो गवर्नमेंट उसको कुछ कहेगी क्या, कुछ नहीं कहेगी। यार ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात है कि ITR आपको मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड चाहिए, पर अगर आप ITR सारी एकदम भरते हो तो आपको कुछ गवर्नमेंट पेनल्टीज लगा देती है, कुछ आपसे 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगी, इतने पैसे आपसे एक्स्ट्रा ले लेगी और आपको ITR दे देगी। ऐसा कोई मैंडेटरी ये रूल नहीं है कि आपको ITR फ्रेश ही चाहिए या आपको ITR 3 साल पुरानी ही चाहिए। बस ये है कि आपको 3 साल पुरानी ITR आपके पास होनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को ये लगे कि आपके पास जो फंड्स हैं वो जेन्युइन है और आप एक टैक्स पेयर हो इंडिया के लिए। उसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है CA रिपोर्ट। लगभग एजेंट्स इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, पर मैं आया था IDP इमिग्रेशन के थ्रू। IDP इमिग्रेशन एक फ्री एजेंट है इंडिया में, फ्री काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने मुझसे कोई कमीशन नहीं लिया था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप CA रिपोर्ट जरूर बनवा के जाना। CA रिपोर्ट का ये मतलब होता है कि CA होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपके ना डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करके, आपके सारे इनकम सोर्सेज, आपकी सारी सैलरीज, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करके एक समरी बनाता है कि इस बंदे के पास इतने फंड्स हैं, इतनी जगह से इसके फंड्स आए हैं, उस फंड्स का ये सारा सोर्स है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो आप CA रिपोर्ट जरूर बनवा लें, उसके बिना आपका काम चल जाएगा, पर हाँ ये है कि उससे आपके वीजा चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि आपके उससे फंड्स जेन्युइन प्रूफ होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। पहली कैटेगरी हमारी आती है गवर्नमेंट इंप्लॉइज। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। पहली बात जो चीज़ है वो है फॉर्म 16। आपका एक फॉर्म 16 होता है, आप पेरेंट्स से पूछना, अपने उनको पता होगा। फॉर्म 16, एनुअल पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, डिपार्टमेंटल ID, ITR मिनिमम 3 ईयर्स। अगर आपके पेरेंट्स प्राइवेट इंप्लॉइज हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो उनके लिए है एम्प्लॉयमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनुअल सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट 1 साल पुरानी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो आपका बैंक मैनेजर लिख के देता है, ITR मिनिमम 3 ईयर्स। देखो ITR हर जगह मैंडेटरी मैंने लिखी हुई है। अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर या फिर फार्मर, जो कि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस उसी से रिलेट करेगी।
तो उसको देखते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ये एक मेजोरिटी एक ऐसा नीश है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो ITR होती है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो गवर्नमेंट को प्रूफ कैसे करे कि हमारी जो ITR है ये रियल है या नहीं रियल है, उसके लिए स्टैम्प्स भी करवानी होती है आपको बहुत सारी। बाकी बात करें फंड्स के डॉक्यूमेंट्स की, तो आप देखते हैं फंड्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट। ये ऑप्शनल है, मर्जी आपकी बनवाना बनवाइए, इससे आपके फंड्स स्ट्रॉन्ग होंगे और तो कुछ नहीं। दूसरी आपकी फर्द, फिर है जमाबंदी फॉर्म्स, जे फॉर्म्स या फिर एनुअल बैंक स्टेटमेंट, ITR मिनिमम 3 ईयर्स और CA रिपोर्ट। जैसे मैंने मेंशन किया था, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो मैंने CA रिपोर्ट अपनी शो की थी कि मेरे पास टोटल कितने फंड्स है, कहाँ से उनके फंड्स के प्रूफ्स हैं। तो हमने सब लिखा था कि हमारे गन्ने से इतने पैसे आ रहे हैं, जीरी से इतने पैसे आ रहे हैं, गेहूं से इतने पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हमने उसमें मेंशन किया था। तब जाके मेरे फंड्स जेन्युइन प्रूफ हुए थे ऑस्ट्रेलिया की नज़र में। अब अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस रन करते हो, तो आपको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। या फिर मान लो कि आप किसी ऐसे बंदे के खाते में फंड शो कर रहे हो, लाइक आपके ब्रदर सिस्टर जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, मान लो कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं अपनी खुद की, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। अगर आपकी मदर है, जो मदर है आपकी हाउस वाइफ है, पर उनको अगर आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उनके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। उसके बारे में ये सिंपल है कि आपको चाहिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, GST अगर आपके पास है तो, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, बिल्स, विजिटिंग कार्ड्स एंड ITR और साथ में CA रिपोर्ट। भाई अगर आपके दादा दादी या फिर नाना नानी पेंशनर हैं, उनकी पेंशन आ रही है, या फिर वो रिटायरमेंट के करीब हैं, रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है, तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। पेंशन अकाउंट स्टेटमेंट, रिटायर्ड के डॉक्यूमेंट जो होते हैं, बैंक स्टेटमेंट उनकी 1 साल पुरानी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो कि मैनेजर बना के देगा, ITR मिनिमम 3 ईयर्स। अब जैसे हम बात करते हैं भाई हमारे कोई मनी हमारे खाते में एकदम से हमारे खाते के अंदर आ गई, जिसके पास हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है भाई वो कहाँ से आई, पर आपको लगता है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी थी जो हमने बेची और हमारे पास अचानक से जो खाते में पैसे है, तो उसके लिए हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जो कि होती है प्रॉपर्टी सेल कैटेगरी के अंदर जो फॉल करता है। तो उसकी आपकी सेल डीड होती है, एक अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद CA रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेक्स अ रिपोर्ट्स ऑफ एसेट वैल्यूएशन। अब बात करें अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड से, शेयर्स है, इंश्योरेंस है, तो क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोल्ड या फिर सरेंडर्ड इंश्योरेंस, अगर आपको कोई इंश्योरेंस चल रहा है, आपने वो बीच में तोड़वा लिया, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका कोई गोल्ड लोन था, मान लो आपने कोई गोल्ड लोन ले लिया, जैसे मैं गोल्ड लोन लेकर आया था इधर, तो गोल्ड लोन में आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो गोल्ड लोन में आपको गोल्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको बैंक देगा कि आपके पास इतना सोना था, इतने सोने के इतने पैसे बने हैं और कब तक ये गोल्ड लोन आपका सर्वाइव करने वाला है, मतलब कब तक उसके लॉन्ग लास्टिंग टर्म है। ठीक है, और कितना कितना इसके ऊपर ब्याज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद रिसिप्ट्स, उसके बाद CA रिपोर्ट जो कि एसेट वैल्यूएशन करके आपको देगा। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं कि किस किस तरह के फंड्स यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होते। अब आप कहोगे भाई आपने बात तो करी नहीं, FD की बात नहीं करी आपने। ठीक है, कुछ ऐसे बैंक होते हैं हमारे इधर जो नॉन नेशनलाइज होते हैं, उनकी बात नहीं करी आपने। ठीक है, मैं बताता हूँ यार, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ना कुछ ऐसे बैंक्स को ना नॉन नेशनलाइज मानती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गए, सिक्योर सोसाइटीज़ होगी, जहाँ पर हमारे फंड्स अक्सर पड़े रहते हैं। और हमारे जो पुरानी इंडियन मेंटालिटी है वो क्या, FD करवा लो भाई। तो FD जो है नहीं चलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मैं बताता हूँ आपको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं या किस किस तरह के जो फंड्स हैं वो रिक्वायर्ड ऑस्ट्रेलिया को नहीं है। जैसे कि टाइप्स ऑफ फंड्स में हम बात करेंगे, EPF फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयमेंट प्रोबेशनरी फंड्स होते हैं कुछ, GPF फंड्स होते हैं, PPF फंड्स होते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप एज अ फंड्स शो नहीं कर सकते। FD पोस्ट ऑफिस आप शो नहीं कर सकते। कॉर्पोरेटिव फंड्स होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, सोसाइटी फंड्स होते हैं वो आप शो नहीं कर सकते। नॉन नेशनलाइज बैंक्स, इनमें अगर आपके खाते में कुछ भी पैसे पड़े हुए हैं या आपके नाम से कुछ भी FD या RD चल रही है तो वो शो नहीं होगी। अब एक मेन बात है, इसके लिए आप वरी बिल्कुल भी मत करना, चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसका भी एक सोल्यूशन है। आप करवा सकते हो, आपकी मर्जी है कि अगर आप इसको तोड़वा के अपने सेविंग अकाउंट में डलवा दो तो हाँ ये बात है कि आपको चल जाएगी। तो उसके आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे कि आपके पास पोस्ट ऑफिस में FD जो थी वो कितने टाइम से पड़ी थी। तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, किस तरह आपका वो फंड था, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड होगी। अब बात करते हैं हमारा दूसरा तरीका जो कि है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन यार एक मेजर फैक्टर है कि कई बंदों के पास ना यार अपने फंड्स नहीं होते दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कि भाई हम किस तरह अपने फंड्स दिखाएं, किस तरह अपने फंड्स
शो कर सकते हैं, या हमारे पास इतने तो लोन हमको नहीं मिलेगा, पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, हमारे पास गोल्ड नहीं है, गोल्ड लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई बंदा छोटे मोटे मान लो कोई काम कर रहा है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है शो करने के लिए, तो बंदे के पास एक एजुकेशन लोन बचता है, ठीक है। एजुकेशन लोन के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है अपनी इंस्टाग्राम पर, आप जाकर चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं डालता रहता हूँ डेली अब अपडेट्स, किस किस तरह के नए नए रूल्स आ रहे हैं, जॉब्स क्या है ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट तरह की थिंग्स हैं। तो आपको अगर एजुकेशन लोन के बारे में बताऊं तो एजुकेशन लोन ना हमारे इंडिया में बहुत सारी बैंक्स जो हैं अप्रूव करते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ मेजोरिटी 5 बैंक का मैं नाम बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, अवांस बैंक हो गया। तो ये मेजोरिटी चंक्स ऑफ बैंक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अपनी फंड्स शो करने के लिए, आपको एजुकेशन लोन अप्रूव करवाने में, ठीक है। साथ में अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आपको बीच में कुछ आर्टिकल से लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि आपको दिख जाएगा व्हाट इज अ प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स फॉर वीजा ऑन ऑस्ट्रेलिया। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाओगे जहां पर आपको फुल ऑन आर्टिकल मिल जाएगा उससे रिलेटेड कि आपको किस तरह के प्रूफ क्या है सफिशिएंट फंड्स का, तो आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें मिल जाएगा जैसे आपको व्हाट जॉब्स आर इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया, तो डिफरेंट तरह के मैंने इसमें आर्टिकल लिंक किए हुए हैं जिससे आपको इधर उधर भटकने जरूरत ना पड़े, आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पर आ जाओ, ठीक है, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाए देखने को। हाँ, अगर आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज चाहिए तो फिर आप वही सेम चीज़ सर्च कर सकते हो, जीएसटी इन ऑस्ट्रेलिया, जीएसटी आप सर्च कर सकते हो। जीएसटी के मैंने देखो ये बनाए हुए हैं, कैन एमएससी चेक माई बैंक बैलेंस, सब जीएसटी के अंदर फॉलो करते हैं। जीएसटी के मैं आपको बताऊं व्हाट इज जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, इसमें फॉलो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है कैसे आप जीएसटी को टैकल कर सकते हो, किस किस तरह की जीएसटी क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे कि योर हिस्ट्री एंड करंट सिचुएशन, व्हाई डिड यू डिसाइड ऑन पर्टिकुलर कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है जो आप इस वेबसाइट पर आकर इजीली ले सकते हो। ये वेबसाइट फुली डिजाइंड है आप सबके एक्सपीरियंस के लिए, जिससे आप सबको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप मुझको इंटरनेशनल बातें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मैं क्या इंप्रूवमेंट इस वेबसाइट के अंदर लेकर आऊँ या किस तरह के आर्टिकल आपको देखने को चाहिए। फिलहाल ही में इसमें मैं अमेरिका और कनाडा को भी ऐड करने वाला हूँ जिससे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन एक ही जगह पर मिल जाए, आपको इधर उधर भागना ना पड़े। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उस बंदे के पास जिसको रियली में नीड है डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या डॉक्यूमेंट्स वो शो कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।